हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं। मैं अपने पहले चैनल का जो नाम है ना MB क्लासेस रखे थे, लेकिन उसको चेंज करके लर्न क्लासेस कर दिए हैं। किसी ने कुछ हमको बताया तो इसलिए चेंज कर दिए हैं। तो आज से आप ना यूट्यूब पे जो भी सर्च करिएगा ना, जब भी सर्च करिएगा तो लर्न क्लासेस के नाम से सर्च करिएगा, ठीक है। तो एक चीज़ बताएं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स है ना, 11th क्लास में जो कॉमर्स है COMMERC, 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 क्या था? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, COUNTING। यानी 11th क्लास का जो कॉमर्स है ना, उसका जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो अब लास्ट में आ गए हैं लोग। अब कल या परसों से दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम लोग पहले ही डिस्कस पढ़ लिए हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, यानी जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट है, उसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर कर लिए हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जान गए हैं, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, AWCOUNTING, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिए हैं। फिर पढ़े थे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, ADVANTAGE, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिए हैं। COUNTING, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के भी बारे में पढ़ लिए थे। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, LIMI, लिमिटेशन, TATION, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये भी पढ़ लिए हैं। ये सब वीडियो मेरे चैनल पे है, आप सबका वीडियो मिल जाएगा। फिर हम लोग पढ़े थे सिंगल एंट्री सिस्टम, SINGLE, सिंगल एंट्री सिस्टम, SYSTEM, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़े थे, DOUBLE, डबल एंट्री सिस्टम, SYSTEM, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे बुक कीपिंग, KEEPING, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में पढ़े थे, ACOUNTING, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में पढ़े हैं। और साथ ही साथ इसके बीच, यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच डिफरेंस क्या, वो भी पढ़े थे, पढ़ लिए ना। ये सब पढ़ लिए हम लोग। यानी इस चैनल पे आपको सब वीडियो मिल जाएगा। यानी 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, उसका जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? एक तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिए हैं। फिर हम लोग पढ़े थे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिए हैं। फिर हम लोग एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़े थे। फिर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिए हैं। फिर सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़े हैं और इसके बीच अंतर को भी देखे थे। साथ ही साथ हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के भी बारे में पढ़ लिए हैं और इसके बीच क्या अंतर है वो भी पढ़ लिए थे। और ये सभी वीडियो जो है ना सेपरेट, जो है ना अलग अलग करके एक वीडियो बनाए हैं और मेरा इसी चैनल पे लर्न क्लासेस चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। आज क्या पढ़ना है पता है? टुडे क्या पढ़ना है? TODAY, टुडे हम लोग आज क्या पढ़ना है? तो आज जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है पता है? ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, BRANCHES, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है, ACCOUNTING, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आपको पता है ब्रांचेज मतलब क्या होता है?
ब्रांचेज मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ब्रांचेज को हिंदी में क्या कहते हैं? गुच्छा। ब्रांचेज को मतलब शाखाएँ कहते हैं, शाखाएँ। ये प्लुरल शब्द है ना, प्लुरल नंबर है। आप सिंगुलर टू प्लुरल पढ़े हैं ना, ग्रामर के अंदर सिंगुलर टू प्लुरल पढ़ना है। तो ब्रांच मतलब शाखा और ब्रांचेज मतलब शाखाएँ। जब ईएस लग जाता है ना तो प्लुरल हो जाता है, नंबर में पढ़ना है, ठीक है। और ये ब्रांच है, मतलब ब्रांच है मतलब शाखा। शाखा मतलब संस्कृत में जाइएगा ना तो शाखा मतलब मित्र होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचेज मतलब होता है शाखाएँ। और क्या है? प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है का, के, की। और अकाउंटिंग का मतलब तो आपको पता ही है, कितना बार हम जिक्र किए हैं। तो लेखांकन होता है इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? लेखांकन। यानी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग लेखांकन के शाखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है सर? शाखा क्या होता है? शाखा जिस तरह एक पेड़ की बहुत सारी शाखा होती है ना, उसी तरह अकाउंटिंग में भी बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे जब हम लोग मैट्रिक क्लास में थे, यानी 10th क्लास में, जब हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे तो हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, पता है? साइंस। SCIENCE, साइंस पढ़ते थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। अब साइंस के भी कई सारे ब्रांचेस थे, जिसमें से हम 3 ब्रांच को तो हम लोग जानते ही हैं। पता है 3 ब्रांच कौन कौन? यानी हम लोग साइंस के अंदर क्या क्या पढ़ते थे? एक तो फिजिक्स साइंस पढ़ते थे, PHYSICS, फिजिक्स साइंस, SCIENC। ये सब साइंस के ब्रांच हैं। तो पहला कौन सा ब्रांच है? फिजिक्स साइंस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकी विज्ञान। पढ़ते थे ना मैट्रिक में, भौतिकी विज्ञान। दूसरा इसका ब्रांचेज कौन सा था? केमिस्ट्री साइंस, CHEMISTRY, केमिस्ट्री साइंस, SCIENC, केमिस्ट्री साइंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। और तीसरा ब्रांच क्या था? तीसरा ब्रांच था बायोलॉजी, BIOLOGY, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी का भी 2 ब्रांच था, आपको पता है? बायोलॉजी में भी 2 ब्रांच होता था। एक तो बोटनी, BOTANY, बोटनी, और दूसरा होता था जूलॉजी, ZOOLOGY। जूलॉजी के अंदर क्या पढ़ते थे? जंतु विज्ञान के बारे में। और बोटनी की हिंदी में क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान। तो ये सब क्या है? ये साइंस का जो है ना ब्रांचेज है। फिजिक्स साइंस, केमिस्ट्री साइंस, बायोलॉजी साइंस। बायोलॉजी साइंस के भी अंदर बोटनी साइंस और जूलॉजी साइंस। तो हम लोग अलग अलग ब्रांच में अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते थे। फिजिक्स साइंस के बारे में क्या पढ़ते थे? यानी भौतिक विज्ञान के अंदर, भौतिकी के अंदर, फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते थे? पता है आपको? कोई बताएगा? बल के बारे में पढ़ते थे, दाब के बारे में पढ़ते थे, न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ते थे, जड़त्व के नियम के बारे में पढ़ते थे, गति पढ़ते थे। ये सब भौतिकी विज्ञान के अंदर पढ़ते थे। यानी साइंस के अलग अलग ब्रांच में अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता था। केमिस्ट्री साइंस के अंदर, यानी केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते थे? केमिकल के बारे में पढ़ते थे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर जो है ना जल बनता है। ये कहाँ पढ़ते थे? केमिस्ट्री विज्ञान के अंदर पढ़ते थे। केमिस्ट्री साइंस यानी रसायन विज्ञान के अंदर पढ़ते थे। और ये सब क्या है? साइंस का क्या है? ब्रांचेज है। क्या और क्या पढ़ते थे? द्रव के बारे में, ठोस क्या होता है, गैस क्या होता है। फिर पढ़ते थे रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन पढ़ते थे ना, वाष्पीकरण, संवहन। ये सब कहाँ पढ़ते थे? केमिस्ट्री साइंस के अंदर पढ़ते थे। बायोलॉजी में बोटनी के अंदर पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा जाता था कि फूल क्या होता है, फल क्या होता है, पत्ती क्या होता है,
जड़ क्या होता है, और जूलॉजी के अंदर जीव जंतु के बारे में पढ़ा जाता था, जैसे मानव कंकाल के बारे में पढ़ा जाता था, बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल, मानव के बारे में कि मानव में 300 हड्डी होता है कि 206 होता है कि 208 होता है। हम लोग कन्फ्यूजन रहते थे, लेकिन बचपन में बताएं, जब बच्चा छोटा होता है ना तो 300 हड्डी होता है, जब वो युवा अवस्था में आता है तो 208 होता है, और बाद में जब वो मतलब बाल अवस्था में होता है तो 208 होता है। ये मतलब बचपन में 300 हड्डी होती है, ये बाल अवस्था में 208, और जब वह वयस्क हो जाता है तो 206 हड्डी हो जाता है। तो हम अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते थे ना। उसी तरह अकाउंट है, अकाउंट का भी बहुत सारे ब्रांच है, ACCOUNT। अकाउंट के भी बहुत सारे ब्रांच हैं, जिसमें हम लोग 3 ब्रांच के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उस ब्रांच के अंदर क्या पढ़ना होता है। तो अकाउंट का मिनिमम, ऐसे तो बहुत सारे ब्रांच है, लेकिन 3 ब्रांच के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला जो ब्रांच है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के भी बहुत सारे ब्रांच है। तो पहला ब्रांच क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, FINANCIAL, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ACCOUNTING, जिसे हिंदी में बोलते हैं वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन। दूसरा जो ब्रांच है वो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। दूसरा जो ब्रांच है उस ब्रांच का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, ACCOUNTING, कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? बताओ कोई? लागत लेखांकन। कॉस्ट मतलब होता है लागत और अकाउंटिंग मतलब लेखांकन। कॉस्ट अकाउंटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? लागत लेखांकन। और तीसरा जो अकाउंटिंग का ब्रांच है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, MANAGEMENT, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रबंध लेखांकन, प्रबंध लेखांकन। यानी जिस तरह साइंस के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस थे, उसी तरह अकाउंट के अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, और अलग अलग ब्रांच में अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जानते हैं क्या पढ़ते हैं? किसी भी बिजनेस के जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है, यह फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने से पता चलता है। जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले पर्सन को अपने हायर करते हैं, या अगर वो पढ़े हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यह सहायता करता है, यह बताता है कि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। और मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो है ना फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके बारे में पढ़ाया जाता है। और फाइनल अकाउंट के अंदर पता है क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट आता है। अब कैसे बनाते हैं ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। हम लोग को पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे बड़ी बात क्या है? जो 11th का जो कॉमर्स है ना, हम लोग को सब्जेक्ट वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। उसके अंदर हमको फाइनल अकाउंट ही पढ़ना है। तभी तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, मनी के टर्म में मेजरमेंट करते हैं, फिर जनरल बुक के अंदर जो रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर वह लेजर में क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर वह ट्रायल बैलेंस के अंदर समराइजिंग करते हैं, फिर वो एनालिसिस करते हैं और कम्युनिकेट टू यूजर करते हैं। तो जो हम समराइजिंग करते हैं ना ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो इस समराइजिंग यानी ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने से ना यह होता है कि किसी बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, यह पता चल जाता है। जैसे अगर एक व्यक्ति, मान लीजिए अगर एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति मान लीजिए सोहन है, किशन है, कुछ भी है, अगर बिजनेस के अंदर
50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो भाई 50 लाख रुपये वो लगाए हैं, तो भाई एक समय के बाद वो मतलब कैलकुलेट करेगा ना कि भाई हमको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ, ये तो कैलकुलेट करेगा कि नहीं करेगा। तो कौन सहायता करता है, ये कौन बताता है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने से या फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जो बंदा पढ़ा होता है ना, उनके हेल्प से किसी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। जैसे भौतिकी विज्ञान के जैसे विज्ञान है, विज्ञान के अलग अलग ब्रांच है और अलग अलग ब्रांचों में अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसी तरह अकाउंट का भी बहुत सारे ब्रांच है, जिसमें से हम 3 ब्रांचों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो उसमें जो पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, यह बताता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यह बताता है किसी बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे निकालना है। ठीक है, यानी किसी बिजनेस मतलब बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पढ़ाई की जाती है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, अब जो इनके दिमाग में आ रहा होगा, सर गांव में जो छोटे बिजनेस है वो तो अपना फटाक से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। भैया उनका दिन भर में ट्रांजैक्शन होता ही कितना, वो कितना रुपये लगाते होंगे? 20,000, 30,000, 40,000 रुपये लगाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिजनेस में 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 10 करोड़ रुपया लगा रहा है, वो तो भाई जानेगा कि एक्चुअली में मेरे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हेल्प से फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। और फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं ना, तब पता चलता है कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। दूसरा जो अकाउंटिंग के ब्रांच है वह है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग को हिंदी में कहते हैं लागत लेखांकन। यानी एक वस्तु को बनाने में कितना रुपया खर्चा हुआ है, कितना रुपया का लागत हुआ है, उसको कौन बताता है? तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ाई किए होते हैं ना, वही निकाल पाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कलम है, एक कलम यदि मार्केट प्राइस इसका अगर 5 रुपया है, तो भाई ये बन के तैयार कितना हुआ है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इसमें लागत कितना लगा है, फिर उसमें प्रॉफिट जोड़े होंगे, तब तो मार्केट में 5 रुपये में बिक रहा है। तो जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है, COMPANY, एक कंपनी है, वो जो है ना गाड़ी असेंबल करती है। जो 4 व्हीलर है ना, वो गाड़ी असेंबल करती है। तो गाड़ी को असेंबल करने में गाड़ी में बहुत सारे चीज़ लगता है भाई। शीशा लगता है, टायर लगता है, बल्ब लगता है, वायर लगता है, मजदूरी लगता है। तो ये सब जोड़ने के बाद फिर से बहुत सारा सामान लगता है। तो बहुत सारा सामान लगने के बाद गाड़ी का एक गाड़ी असेंबल किया जाता है। तो एक गाड़ी असेंबल करने में कितना, इसका लागत कितना आया, इसका खर्चा कितना आया, इसको कौन निकाल के बताता है? तो जो बच्चे जो है ना, या जो स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ाई किए होते हैं ना, वही निकाल पाते हैं किसी एक प्रोडक्ट के कॉस्ट के बारे में। और अक्सर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी चीज़ का, वो कॉस्ट निकालते हैं कि भाई हम मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर चिप्स बना रहा है, चिप्स का आलू खरीदा, कच्चा माल खरीदा और उस कच्चा आलू खरीद के चिप्स बना दिया, तो अब चिप्स को कितना में बेचेगा, उसके लिए ये भी निकालेगा ना। सबसे पहले ये निकालेगा भाई चिप्स का खर्चा कितना आया, भाई आलू खरीदा, मशीन में उसको बनाया, फिर उसको जो मशीन चलाया उसको मजदूरी दिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सब चीज़ है। सब जोड़ने के बाद एक चिप्स कितना बन के तैयार हुआ, चिप्स का पैकेट कितना बन के तैयार हुआ कि हम उसे 5 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपये में बेचें। तो कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की सहायता ली जाती है। जिस तरह केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते थे, ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ते थे ना, उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, यानी जो बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ाई करते हैं ना, वो किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट को निकाल देंगे। अब हम कहें कि भैया भाई मैथ, कोई भी मैथ, अगर मान लीजिए अगर मैथ का क्वेश्चन दे दिया जाए किसी को, तो मैथ का क्वेश्चन को सोल्व कौन कर पाएगा? जो मैथ पढ़े होंगे वही तो मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, बना पाएंगे। किसी को दे दिया जाए ट्रांसलेशन, भैया ट्रांसलेशन कर दीजिएगा इंग्लिश में, इन इंग्लिश में, तो भाई जो ग्रामर पढ़ा होगा, जो इंग्लिश पढ़ा होगा, वही तो कर पाएगा, सब कोई थोड़े ना कर पाएगा। अब हम लोगों से कोई कहे कि भाई आप इलाज कर दो, एक पेशेंट का इलाज कर दो, तो क्या हम लोग कर पाएंगे?
बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़े ही नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे। तो उसी तरह अगर हम किसी चीज़ के चाहे हम कॉस्ट का पता लगा पाना कि एक कलम जो है, मान लीजिए कलम है, इसकी कॉस्ट कितनी है, कैसे पता पाए। और कोई बता दिया ना कि हमको 2 रुपये का इसका खोपरैया खरीदे थे, 2 रुपये में 1 रुपये का नीब खरीदे थे, फलाना खरीदे थे, ढिकाना खरीदे, तब भी नहीं निकल पाए, क्योंकि हम पढ़ाई किए ही नहीं है। अगर हम कह दे कोई कि भाई बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकाले, तो कैसे निकाल पाएंगे भाई, पढ़े होंगे तभी तो निकाल पाएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है ना निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की सहायता ली जाती है। अब तीसरा हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? ये भी अकाउंटिंग का एक ब्रांच है। तो अगर किसी कंपनी में किसी चीज़ पे लेके, किसी भी वस्तु पे लेके, कोई भी मैटर पे लेके यदि प्लानिंग करना हो तो बेस्ट प्लानिंग कौन कर सकता है? जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पढ़ाई किया होगा ना, वही कर पाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई बड़ा कंपनी वो सोच रहा है कि मुझे जो है ना बिहार की किसी ज़िले में बड़ा सा फैक्ट्री लगाना है, तो भाई पैसा लगा सकता है, एक बिजनेसमैन पैसा लगा देगा, लेकिन पैसा लगाना बहादुरी थोड़े ना है, उस पैसे को, उस बिजनेस को डेवलप करना बहादुरी है। तो बिजनेस को कैसे सेटअप किया जाए, बिजनेस को कैसे रन कराया जाए, ये प्लानिंग कौन करेगा? तो प्लानिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पढ़ाई किए रहते हैं ना, वो बेस्ट प्लानिंग करते हैं। उनकी मतलब क्या है ना, वो मतलब मैनेजमेंट डिसीजन पे ही, वो डिसीजन मेकिंग के ही पढ़ाई करते हैं कि किसी भी चीज़ पर डिसीजन कैसे लिया जाए। तो जिस तरह ये समझ गया ना ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के, यानी अकाउंटिंग का अलग अलग ब्रांच है और अलग अलग ब्रांच में अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। और सारा ब्रांच है, जैसे आपका कॉरपोरेट अकाउंटिंग भी है, कॉरपोरेट COR, कॉरपोरेट PORAT, कॉरपोरेट अकाउंटिंग भी एक ब्रांच है। आपका टैक्स अकाउंटिंग भी एक ब्रांच है। ब्रांच में बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन मिनिमम 3 ब्रांच के हम लोग बारे में पढ़े हैं, क्योंकि ऐसे पूछता नहीं है। अगर लेकिन कोई आपसे, आपका ही दोस्त पूछ दे कि भाई ब्रांचेज ऑफ अकाउंट के कितने ब्रांच है, तो कम से कम 3 ब्रांच उसको बता देना, और वो भी पढ़ा होगा 3 ब्रांच के बारे में। साथ ही यह क्या करता है इसके बारे में भी बता देना, एग्जाम्पल भी दे देना, ठीक है। तो अब हम लोग ना ये जो 3 अकाउंटिंग के ब्रांच बताए हैं ना, कौन कौन से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, तब उसके बारे में अब ना डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं बाबू। देखिए हम डेफिनेशन लिखे देखिए कह रहा है लेखांकन के प्रकार या शाखाएं एंड टाइप्स या ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अलग अलग प्रकार की लेखांकन पद्धतियाँ विकसित हुई हैं। इन्हें लेखांकन के प्रकार, लेखांकन की शाखाएं कहा जाता है। लेखांकन यानी अकाउंटिंग के मुख्य शाखाएं निम्नलिखित हैं। पहला वित्तीय लेखांकन, जिसे अंग्रेजी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। दूसरा लागत लेखांकन, जिसे अंग्रेजी में कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। और तीसरा प्रबंधन लेखांकन, जिसे अंग्रेजी में मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अब वित्तीय लेखांकन क्या होता है? वित्तीय लेखांकन में यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, थ्योरी समझिए। देखिए वित्तीय लेखांकन वह लेखांकन है, यानी वह अकाउंटिंग है जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रकृति वाले सौदों को लेखाबद्ध किया जाता है, यानी अकाउंटिंग किया जाता है। इन्हें सामान्य लेखाकर्म भी कहते हैं, और इन लेखों के आधार पर लाभ, हानि या आय विवरण तथा चिट्ठा यानी बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। और हम लोग के 11th में जो है ना, 11th का जो कॉमर्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है, हम आपको बताएंगे। उसमें पढ़ना है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, और उस बनाए हुए फाइनल अकाउंटिंग के बेस पे किसी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। इस प्रकार वित्तीय लेखांकन के निम्नलिखित मुख्य कार्य है। पहला कार्य है कि व्यवसाय या संस्था से संबंधित लेन देनों को उपयुक्त बही में लिखना। हम लोग लिखते ही हैं भाई, कॉमर्स के अंदर नहीं लिखते हैं, लिखना है भाई। जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग करना है, क्लासिफिकेशन करना है, हम लोग करेंगे भाई।
मतलब संबंधित मतलब उपयुक्त बही में हम लोग लिखेंगे। दूसरा, आवश्यक खाते जैसे लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार करना। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हो बता रहा है कि एक तो सही सही सब चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा आवश्यक खाते जैसे लाभ हानि खाते और चिट्ठा भी तैयार करते हैं, बैलेंस शीट भी तैयार करते हैं। और तीसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हो देख लीजिए कि एक निश्चित अवधि के व्यावसायिक परिणामों से व्यवसाय के स्वामी या संबंधित पक्षकारों को अवगत भी कराते हैं। अब कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ निकालने के बाद फाइनल अकाउंटिंग की सहायता से प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तैयार करके जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो उसे एक निश्चित समय के बाद मतलब जो उसका ऑनर है ना या उससे संबंधित जो यूजर है उसको बताते अवगत करते हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन वित्तीय लेखा पद्धति की सहायक यानी सब्सिडरी है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक सब्सिडरी है, सहायक है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति बिजनेस किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस तो बाद में निकालेगा, पहले एक वस्तु की प्रोडक्ट निकालेगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेगा, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सहायक यानी सब्सिडरी है कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग किसी वस्तु या सेवा की लागत का व्यवस्थित व वैज्ञानिक विधि से लेखा करने की प्रणाली है। इसके द्वारा वस्तु या सेवा की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत का सही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके द्वारा लागत पर नियंत्रण भी किया जाता है। लागत लेखांकन के अंतर्गत प्रत्येक कार्य या आदेश, ठेका, विधि, सेवा या इकाई की लागत का निर्धारण सम्मिलित रहता है। यह उत्पादन, विक्रय एवं वितरण की लागत भी बताता है। एक कॉस्ट अकाउंटिंग है जिसमें किसी वस्तु की प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाला जाता है। तीसरा, प्रबंधन लेखांकन। यह लेखांकन की आधुनिक कड़ी है। जब कोई लेखा विधि प्रबंध की आवश्यकताओं के लिए सूचनाएं प्रदान करती है तब इसे प्रबंधकीय लेखा विधि कहा जाता है। एक बहुत अच्छे विद्वान है रॉबर्ट एंथनी, वह कहते हैं कि प्रबंधन लेखांकन का संबंध उन लेखांकन सूचनाओं से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी है। प्रबंध की आवश्यकताएं मुख्यतः नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन तथा नियंत्रण यानी कंट्रोल से संबंधित होती है। अतः प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत वित्तीय विवरणों का विश्लेषण यानी अंग्रेजी में कहे तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनुपात विश्लेषण यानी रेशियो एनालिसिस, बजटरी नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल, परमाप लागत, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सीमांत लागत, मटेरियल कॉस्टिंग, रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट, संवहन एवं रिपोर्टिंग सम्मिलित है। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो है डिसीजन मेकिंग का काम किया जाता है कि किसी भी चीज़ों पर कैसे डिसीजन लिया जाए। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो पढ़ाई किए होते हैं वो सही सही बता पाते हैं। अब अंग्रेजी में देख लेते हैं ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में कि इट इज डेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग एक ब्रांच है विच रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स टू डिटरमाइन प्रॉफिट या लॉस ऑफ बिजनेस, जिसमें किसी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करते हैं। Cost accounting is a system that business use to track, analyze and report their expenses. It helps them understand where their money is going and make informed decision about pricing, budgeting and profitability। एक कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में तो जो CBSE में है ना वो इसको लिख लेंगे और जो बिहार बोर्ड से हैं भाई वो इसको लिख लेंगे। देखिए और बोर्ड से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या कह रहा है कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का ब्रांच है विच इज ए कंसर्न विथ जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एज इट इनेबल द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो पढ़ाई करते हैं वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो इसको पढ़ना नहीं है, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कुछ याद रिमेंबर रटना वटना कुछ नहीं है। बस अगर आपसे कोई पूछे नहीं कि ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के कितने ब्रांच है तो बता देना बस कि भैया देखे ऐसे तो बहुत सारे ब्रांच है, लेकिन मिनिमम आप 3 ब्रांच जान जाओ।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसे हिंदी में वित्तीय लेखांकन कहते हैं, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग जिसे अंग्रेजी हिंदी में लागत लेखांकन कहते हैं, तीसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसके अंदर मतलब जिसे हम प्रबंधन लेखांकन कहते हैं। ठीक है, तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझ गए। अब हम लोग ने एक और चीज़ देख लेते हैं, छोटा सा है तो आज ही कंप्लीट कर देते हैं कल, क्योंकि कल हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर देंगे। तो कब हमारे बुक में ना कहीं कहीं दिया, हमारे बुक में दिया अकाउंटेंसी, ACCOUNTANCY, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, ACCOUNTING, अकाउंटिंग एंड अकाउंट। अब क्या होता है अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट क्या होता है? देखिए, अकाउंटेंसी को हिंदी में कहते हैं लेखा कर्म, लेखा कर्म कहते हैं। अकाउंटिंग को हिंदी में कहते हैं लेखांकन, जबकि अकाउंट को हिंदी में कहते हैं लेखा या खाता। अब क्या होता है ये, मतलब ये समझिए ना, एक पर्यायवाची शब्द है। जैसे हम लोग घोड़ा को क्या क्या कह सकते हैं, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अश्व भी कह सकते हैं, अश्व मतलब भी घोड़ा होता है, घटक मतलब भी घोड़ा होता है, हर्ष मतलब भी HOURS, हर्ष मतलब भी घोड़ा होता है, तुरग मतलब भी घोड़ा होता है, तुरंग मतलब भी घोड़ा होता है। यानी एक घोड़ा को कई नामों से जाना जा सकता है। उसी तरह अकाउंटिंग को भी कोई मतलब अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन है ये सब अकाउंटिंग के मतलब भाई बहन ही है, सब समझिए। जैसे एक पापा का एक बाप का, मान लीजिए अगर तीन बेटा है, पहला बेटा, ये फर्स्ट बेटा, ये सेकेंड बेटा और थर्ड बेटा, तो जाहिर सी बात है तीनों तो एक ही पापा के बेटा हैं, लेकिन इन बेटों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, कोई गोरा होगा, कोई नाटा होगा, कोई ज़्यादा लंबा होगा। उसी तरह अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट कोई कुछ खास नहीं है। बस ये एक है कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट जो है ना एक परिभाषित शब्द है, मतलब ये कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सबसे बड़ा है। तो अब देख लेते हैं कि उसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट क्या होता है। ठीक है, कोई खास नहीं होता, पढ़ना रटना वटना नहीं है, कुछ दिमाग मत लगाना इसमें, बस थोड़ा सा आप जो है ना बस अपने बुक में नोट कर लेना है। कभी लगे कि भाई हमारे बुक में दिया है अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट क्या है, तो हम पढ़ के समझ जाना, इसमें ये पूछेगा भी नहीं। डिफरेंस इन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट, मतलब हिंदी में लेखांकन, लेखाकर्म और लेखा खाता में अंतर। अब थोड़ा थोड़ा अंतर देख लेते हैं। लेखाकर्म यानी अकाउंटेंसी, लेखांकन तथा लेखा यानी अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग तथा अकाउंट शब्द का उपयोग अक्सर एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी एक दूसरे के पूरक है, परंतु इसमें निम्न भिन्नता है। अब क्या भिन्नता है वो देख लेते हैं। लेखाकर्म के बारे में बता रहा है, लेखाकर्म के बारे में अकाउंटेंसी के बारे में बता रहा है कि अकाउंटेंसी का संबंध सिद्धांतों के निर्माण से, जिनका प्रयोग व्यावसायिक लेन देनों के अभिलेखन में किया जाता है। लेखांकन का संबंध मतलब अकाउंटिंग का संबंध व्यवसाय के लेन देनों को अभिलेखन करने, वर्गीकरण करने, सारांशित करने एवं इनके परिणामों के विश्लेषण करने से। जबकि लेखा अकाउंट के बारे में बता रहा है कि लेखा विभिन्न व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकृत तथा संक्षेपित अभिलेख है। तो मतलब कुछ है नहीं, पढ़ने से कुछ आपको समझ में भी नहीं आया होगा और कुछ है भी नहीं, बस थोड़ा सा आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि हाँ लगे कि भाई हम अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट के बारे में पढ़े हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं, पूछेगा भी नहीं ये। ठीक है। तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? जब नहीं पूछेगा तो क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए क्योंकि किताब में दिया है तो पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो आपको कहोगे सर को मालूम ही नहीं है। दूसरा, यदि लेखा कर्म को उत्पादन की तकनीक के समकक्ष माना जाए तो लेखांकन उत्पादन की क्रिया है। यदि लेखा कर्म को उत्पादन की यानी प्रोडक्शन की तकनीक के समकक्ष माना जाए तो लेखांकन उत्पादन की क्रिया है और लेखा अंतिम उत्पाद है। मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि एक बाप का 3 बेटा, बाप के लिए तो तीनों बेटा बराबर ही है, लेकिन बच्चों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जाए। तीसरा अंतर देख लो कि लेखों के रख रखाव के संधारण में सापेक्षिक महत्व की दृष्टि से लेखा कर्म को पिता
लेखांकन को माता तथा लेखा को संतान माना जा सकता है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि अकाउंटिंग और अकाउंट में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। जिस तरह परिभाषित शब्द घोड़ा को अश्व भी बुला सकते हैं, घटक भी बुला सकते हैं, तुरक भी कहा जाता है, तुरंग भी कहा जाता है। तो अकाउंटिंग को अकाउंटेंसी भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग भी कह सकते हैं और अकाउंट भी कह सकते हैं। कोई विशेष अंतर नहीं है। तो आज हम लोग ख़त्म कर दिए। आज हम लोग जो है ना मतलब ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिए, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिए, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट यानी AAA के बारे में हम लोग पढ़ लिए। कल हम लोग ना एक और वीडियो बनाएंगे कि जो अकाउंट है वो आर्ट है कि साइंस है कि दोनों है। ठीक है, कल उसको वीडियो बना के आपको बता दूंगा। और ये पहला जो चैप्टर है, कल पहला चैप्टर जो एंड हो जाएगा। तो आज के लिए हमको टाटा बाय बोलिए, हम चलते हैं। बाय बाय, फिर कल मिलते हैं। बाय बाबू।